कोवी द्वारा लिखित किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में। स्टीफन कोवी ने ये किताब पिछले 200 सालों में लिखी गई साहित्य की किताबों को रिसर्च करके लिखी है। स्टीफन बताते हैं कि शुरुआत के 150 वर्षों का सफलता से संबंधित लगभग सारा साहित्य चरित्र को सफलता की नींव मानता था और चरित्र आधारित नीतिशास्त्र अर्थात कैरेक्टर एथिक्स पर केंद्रित था, जिसके अंतर्गत सत्यनिष्ठा, विनम्रता, वफादारी, साहस और धैर्य, निष्पक्षता, परिश्रम एवं सादगी जैसे चारित्रिक गुणों पर जोर दिया गया था। लेकिन बाद के 50 वर्षों में यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद सफलता का आधारभूत दृष्टिकोण चरित्र आधारित नीतिशास्त्र से हटकर उस चीज पर केंद्रित हो गया जिसे हम व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र अर्थात पर्सनालिटी एथिक्स कहते हैं। इसमें व्यक्तित्व, सार्वजनिक छवि, नजरिया और व्यवहार को ही सफलता का आधार माना जाने लगा। इस किताब में कुछ हद तक चरित्र को सफलता के एक तत्व के रूप में लिया गया है। तो चलिए इस किताब की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ देर के लिए आप खुद से अलग हटकर खड़े होने की कोशिश करें। अपनी चेतना, अपने विचारों को कमरे के ऊपरी कोने में केंद्रित करके सोचें कि आप उसी ऊपरी कोने में खड़े हैं और वहां खड़े होकर अपने दिमाग की आंख से खुद को ये एपिसोड सुनते हुए देख रहे हैं। क्या आप खुद को उस तरह से देख सकते हैं जैसे आप किसी दूसरे को देखते हैं? अब एक काम और करें, अपनी वर्तमान अवस्था के बारे में सोचें। क्या आप इसे पहचान सकते हैं? आप इस समय क्या महसूस कर रहे हैं? आप अपनी वर्तमान मानसिक अवस्था का वर्णन किस तरह करेंगे? अब एक पल के लिए इस बारे में सोचें कि आपका दिमाग किस तरह काम कर रहा है। क्या ये फुर्तीला और चौकन्ना है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका दिमाग इस समय 2 भागों में बटा हुआ है? एक तरफ तो आपका दिमाग ये मानसिक अभ्यास कर रहा है, दूसरी तरफ ये मूल्यांकन कर रहा है कि इससे क्या सबक मिलेगा। आपने अभी जो प्रक्रिया की वो करने की योग्यता सिर्फ मनुष्यों में ही होती है, जानवरों में ये योग्यता नहीं होती। हम इसी योग्यता को आत्म जागरूकता या अपनी विचार प्रक्रिया के बारे में सोचने की योग्यता कहते हैं। इसी वजह से मनुष्य दुनिया की समस्त वस्तुओं का स्वामी है और पीढ़ी दर पीढ़ी महत्वपूर्ण प्रगति करता रहा है। यही वजह है कि हम दूसरों के अनुभवों के साथ साथ अपने अनुभवों का भी मूल्यांकन कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं, और इसी वजह से हम नई आदतें डाल सकते हैं और पुरानी आदतें छोड़ सकते हैं। हमारी भावनाएं हमारा सच्चा स्वरूप नहीं है, हमारे मूड्स भी हमारा सच्चा स्वरूप नहीं है, हमारे विचार भी हमारा सच्चा स्वरूप नहीं है। हम सिर्फ इन चीजों के बारे में सोचते हैं और इसे आत्म जागरूकता कहते हैं। आत्म जागरूकता ही हमें प्राणी जगत से अलग करती है। आत्म जागरूकता हमें अलग खड़े होने में और इस तरीके की जांच करने में भी सक्षम बनाती है जिससे हम खुद को देखते हैं, जिसे हम पैराडाइम कहते हैं। पैराडाइम का अर्थ है किसी चीज को देखने का नजरिया। अब अगर पैराडाइम को समझना हो तो इस उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने काला चश्मा पहना हुआ है। उस काले चश्मे से आपको दुनिया काली नजर आएगी और किसी अन्य व्यक्ति ने नीला चश्मा पहना है, उस व्यक्ति को दुनिया नीली नजर आएगी। पर सही मायने में दुनिया ना तो काली है और ना ही नीली। दुनिया कई रंगों से मिलकर बनी है। दुनिया का तो अपना अलग ही रंग है। यानी कुल मिलाकर अपने चश्मे से दुनिया देखना ही पैराडाइम है। दरअसल जब तक हम इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि हम खुद को किस तरह देखते हैं और दूसरों को किस तरह देखते हैं, तब तक हम ये नहीं समझ सकेंगे कि दूसरे स्वयं को और अपने संसार को किस तरह देखते हैं तथा अनुभव करते हैं। ये ज्ञान ना होने से हम उनके व्यवहार का विश्लेषण करते समय उन पर अपने इरादे थोप देते हैं और इसके बावजूद हम खुद को निष्पक्ष समझने लगते हैं। ये हमारी व्यक्तिगत क्षमता और दूसरों से जुड़ने की हमारी योग्यता को बहुत सीमित कर देता है। लेकिन आत्म जागरूकता की बदौलत हम अपने पैराडाइम्स की जांच कर सकते हैं। हम ये तय करने के लिए उनकी जांच कर सकते हैं कि वे वास्तविकता या सिद्धांतों पर आधारित हैं या फिर वे किसी परिस्थितियों का परिणाम हैं। अक्सर आपने लोगों को आपसे ये कहते सुना होगा, तुम कभी वक्त पर क्यों नहीं आते हो? तुम बिल्कुल घोड़े की तरह खाते हो। यार तुम्हें तो हीरो होना चाहिए था। ये बहुत आसान है, फिर भी तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा?
अगर आप इसको सीधे सीधे तरीके से देखें तो आपको लगेगा कि ये लोगों का ऑब्जर्वेशन है आपके लिए, लेकिन अगर सही मायने में इसे समझा जाए तो ये एक सामाजिक पैराडाइम है। सामाजिक पैराडाइम बताता है कि हम काफी हद तक कंडीशनिंग और परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होते हैं। हालांकि हम कंडीशनिंग को अपने जीवन की प्रबल शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं, परंतु अगर हम कहें कि हम सिर्फ इसी के द्वारा निर्धारित होते हैं और हमारा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो हमारा सामाजिक पैराडाइम समझने का नक्शा पूरी तरह अलग होगा। इस सामाजिक पैराडाइम को समझने की 3 सबसे लोकप्रिय अवधारणाएं हैं जो अलग अलग या सामूहिक रूप से मानव स्वभाव की व्याख्या करती हैं। पहला आनुवांशिक नियतिवाद यानी जेनेटिक डिटर्मिनिज्म है। आनुवांशिक नियतिवाद कहता है कि आपके बाप दादाओं के कारण आप इस तरह के हैं, इसीलिए आपका स्वभाव ऐसा है। आपके परदादा या दादा का गुस्सा तेज था और ये आपके भी डीएनए में आ गया, इसीलिए आप भी गुस्सैल प्रवृत्ति के हो गए और ये पीढ़ियों से चला आ रहा है, इसीलिए आपको भी विरासत में मिल गया है। दूसरा आता है मानसिक नियतिवाद यानी साइकिक डिटर्मिनिज्म। मानसिक नियतिवाद कहता है कि आपके माता पिता के कारण आप इस तरह के हैं। आपके पालन पोषण और बचपन के अनुभवों ने आपकी व्यक्तिगत प्रवृत्तियों और चारित्रिक संरचना को आकार दिया है, इसलिए आप किसी समूह के सामने खड़े होने में डरते हैं। आपके माता पिता ने आपको इस तरीके से पाला है, आपकी परवरिश की है कि अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो आपको बहुत ज्यादा अपराध बोध होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको अपने दिल की गहराई में वो भावनात्मक प्रोग्रामिंग याद है जब आप बहुत असुरक्षित, कोमल और निर्भर थे। आपको वो भावनात्मक दंड, अस्वीकृति तथा जब आपने अपेक्षा के अनुरूप अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था तब दूसरों के साथ की गई तुलना याद रहती है। तीसरा और अंतिम है परिवेशीय नियतिवाद यानी एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। परिवेशीय नियतिवाद कहता है कि आप अपने आसपास के परिवेश के कारण ऐसे हैं, यानी अपने जीवन साथी के साथ व्यवहार के कारण, अपने बॉस के कारण, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण या फिर राष्ट्रीय नीतियों के कारण। आपके परिवेश में मौजूद कोई व्यक्ति या वस्तु आपकी स्थिति के लिए जिम्मेदार है। मूलभूत विचार यह है कि हमारी कंडीशनिंग इस तरह हुई है कि हम किसी विशिष्ट घटना पर एक विशिष्ट तरीके से ही प्रतिक्रिया करते हैं, यानी हम दूसरे के चश्मे को लेकर उस चश्मे को पहनकर पूरी दुनिया को देखते हैं और उसी चश्मे के आधार पर लोगों का आकलन करते हैं। तो बताइए, आपको ये एपिसोड कैसा लगा?